प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के टॉपिक संसदात्मक शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी विशेषताएं क्या हैं इनको देखेंगे। संसदीय शासन की यह व्यवस्था है कि इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। गार्नर के अनुसार संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अंतिम रूप से निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होती है और राज्य का प्रधान नाम मात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। गैटल लिखते हैं कि संसदात्मक शासन शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अर्थात वास्तविक कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि आधुनिक राज्यों की व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं। अतः मंत्रिमंडल वास्तव में उस सदन के नियंत्रण में होता है जिसे वित्तीय मामलों पर अधिक शक्ति प्राप्त होती है और जो निर्वाचकों का भी अधिक सीधे ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। इस शासन व्यवस्था को मंत्रिमंडलात्मक शासन या उत्तरदायी शासन के नाम से पुकारा जाता है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट नामक एक समिति में निहित होती है, इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक शासन भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण इसे उत्तरदायी शासन के नाम से भी पुकारा जाता है। व्यवहारिक रूप, इसमें शासन का प्रधान राजा या राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है और शासन के वास्तविक प्रधान के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा कार्य किया जाता है। लोकप्रिय या निम्न सदन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, राज्य के प्रधान द्वारा उस राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मंत्रिपरिषद को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करना होता है, इसलिए प्रधानमंत्री साधारणतः अपने ही राजनीतिक दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना आवश्यक होता है, किंतु प्रधानमंत्री किसी ऐसे सदस्य को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है जो व्यवस्थापिका का सदस्य न हो। इस मंत्री को संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के भीतर व्यवस्थापिका का सदस्य बनना आवश्यक होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका में उपस्थित होकर कानून निर्माण के कार्य में भाग लेते हैं और व्यवस्थापिका प्रश्न पूछने तथा आलोचना करने के आधार पर मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। विशेष परिस्थितियों में व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद को भी पदच्युत कर सकती है और मंत्रिपरिषद को भी यह अधिकार होता है कि वह राज्य के प्रधान को व्यवस्थापिका के विघटन की सिफारिश करे। इंग्लैंड, भारत आदि देशों में संसदात्मक शासन पद्धति ही है। अब हम देखते हैं संसदात्मक शासन की विशेषताएं क्या है। पहली, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का अंतर। राज्य का प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। नाम मात्र की यह कार्यपालिका इंग्लैंड के सम्राट की तरह वंशानुकृत या भारत के राष्ट्रपति की तरह निर्वाचित हो सकता है। प्रत्येक स्थिति में सैद्धांतिक तौर पर यह पूर्ण शक्ति संपन्न होती है, लेकिन व्यवहार में वह इन शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार नहीं कर सकता। व्यवहार में उसकी उन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। दूसरा है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठता। इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। कार्यपालिका की नियुक्ति व्यवस्थापिका में से की जाती है और कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास कर
कार्यपालिका को उसके पद से हटा सकती है। दूसरी ओर कार्यपालिका केवल प्रशासन संबंधी कार्य ही नहीं वरन कानून निर्माण से संबंधित सभी कार्यों में भी भाग लेती है। तीसरी विशेषता है अनिश्चित कार्यकाल। इस शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। कार्यपालिका उसी समय तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त है। चौथा, सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका का निर्माण करने वाले मंत्री सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय शासन का नियम है सब एक के लिए तथा एक सबके लिए, और जैसी कि कहावत है, वे इकट्ठे ही तैरते या डूबते हैं। मंत्रिमंडल जनता, विधानमंडल और कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान के सम्मुख एक इकाई के रूप में कार्य करता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री अपने अधीन विभाग का प्रबंधक होता है। इस प्रकार उसे व्यक्तिगत रूप से उस विभाग को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए नाममात्र का व कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी रहना होता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। वह मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है और लास्की के शब्दों में मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। संसद के निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होने के कारण वह सदन का नेता भी कहलाता है। R.H. सोल्टाउ के अनुसार प्रधानमंत्री में एक साथ 4 व्यक्तित्व मिले हुए होते हैं। प्रथमतः वह कैबिनेट अर्थात देश की सरकार का प्रधान होता है। दूसरा, वह संसद का नेता होता है। तीसरा, वह कैबिनेट का राज्य के प्रधान के साथ संबंध स्थापित करता होता है। और चौथा, वह राजनीतिक दल का प्रधान होता है।